हम लोगों के बीच मुख्य अतिथि के रूप में आज के इस कार्यक्रम में मौजूद हैं मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की निदेशक आदरणीय डॉक्टर नुसरत मेहदी जी। तो मुख्य अतिथि के परिचय के लिए मैं हिंदी विभाग की शिक्षक साथी डॉक्टर अफरोज बेगम को आवाज़ दे रहा हूँ, वो आएँ और मुख्य अतिथि का परिचय प्रस्तुत करें। डॉक्टर अफरोज बेगम जी। धन्यवाद ईमान जी। इस परिचर्चा एवं काव्य पाठ में उपस्थित सभी लोगों को मेरा आदाब नमस्कार। इस परिचर्चा एवं काव्य पाठ में डॉक्टर नुसरत मेहदी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। उनका परिचय कुछ इस प्रकार है। आप मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी संस्कृति विभाग में राजपत्रित अधिकारी पद पर हैं। आप एक प्रसिद्ध शायर एवं महिला रचनाकार के रूप में जानी जाती हैं। आप उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में आपका जन्म हुआ। आपकी शैक्षिक योग्यता इस प्रकार है, आपने हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। इसके साथ ही साथ आप रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आपका विषय रहा है अद्वैत परंपरा का वैश्विक अवदान। इसके साथ ही साथ आपने प्रशासनिक अनुभव भी प्राप्त किया है। आपने पूर्व विश्व निदेशक राज्य आनंद संस्थान अध्यात्म विभाग मध्य प्रदेश के पद पर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त है। इसके साथ ही कई अन्य भी मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी संस्कृति विभाग पूर्व सचिव पद पर रह चुकी हैं। इसके साथ ही अल्लामा इकबाल अदबी मरकज में पूर्व उपनिदेशक के पद पर रही हैं। इसके साथ ही साथ जो है बहुत ही मैडम का जो है परिचय तो बहुत बड़ा है, अथाह सागर है, लेकिन मैडम खुद ही प्रस्तुत हो गई है। मैं सीधे जो है मैम को देती हूँ माइक। और शुक्रिया। किस तरह से आवाज़ संस्कार हो गया? आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय श्री अनंत प्रकाश त्रिपाठी जी, आदरणीय प्रोफेसर चंदाबेन जी, आज के उत्सव मूर्ति आदरणीय अशोक मिजाज सागर जी, आज के जो दो वक्ता रहे हैं यहाँ सुजाता जी और आदर्श, आदरणीय राजेंद्र यादव जी, हिमांशु जी, टीकाराम त्रिपाठी जी, गजाधर सागर जी, दुबे जी, मलैया जी, महबूब शोला जी, संचालन कर रहे नयनवार जी और संजय जी, उपस्थित सदन में उपस्थित आप सभी विद्वजन और विद्यार्थीगण। जितना मंच समृद्ध है उतना ही सदन समृद्ध है। सामने भी उतने ही विद्वान साहित्यकार बैठे हुए हैं जितने मंच पर उपस्थित हैं। मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। आज के उत्सव मूर्ति अशोक मिजाज बद्र साहब के अगर व्यक्तित्व के बारे में पहले बात करूं तो ये आज के शायरों के लिए, कवियों के लिए एक मिसाल है इस रूप में कि इन्होंने रवायत के साथ, परंपराओं के साथ आधुनिकता को जोड़ा है। रवायतों का दामन भी नहीं छोड़ा है और आधुनिकता से भी नहीं बचे हैं। तो दोनों का ही जो एक इम्तिजाज है, एक संगम है, वो अशोक मिजाज बद्र के व्यक्तित्व में हमें नज़र आता है। अशोक मिजाज बद्र साहब बहुत धीरज के साथ बरसों से रियाजत कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं।
कहीं भी वो कभी भी अधीर नज़र नहीं आए। मैं एक ऐसी जगह बैठी हूँ उर्दू अकादमी में निदेशक के रूप में कि जहाँ हर दूसरा या तीसरा शायर और साहित्यकार कुछ शेर कहता है और उसे मंच चाहिए, उसे मुशायरे चाहिए और पहचान चाहिए, शोहरत चाहिए, पैसा चाहिए। ऐसे दौर में, ऐसे बेसब्रे दौर में अशोक मिजाज बद्र साहब एक मिसाल कायम करते हैं कि आप रियाजत तो कीजिए, आप काम तो कीजिए, आप अपनी शनाख्त एक अच्छे शायर, एक अच्छे लेखक, एक अच्छे सृजनकर्ता के रूप में कायम तो कीजिए। लोग आपको खुद आवाज़ देंगे। और आज कौन सा शहर, कौन सा प्रदेश, और मैं तो कहूँ कि बाहर के मुल्कों में भी मेरा जाना होता है, अशोक मिजाज बद्र साहब को सब जानते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जो विदेशों में यात्राएं करके अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी जगह बैठे हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी बड़ा लेखन कर देते हैं। तो मैं सही मानों में उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लेखक और रचनाकार मानती हूँ। अशोक मिजाज बद्र साहब उन्हीं में से हैं, उनके यहाँ विचलन नहीं है। मैं देखती हूँ आजकल 2-3 मुशायरे पढ़े, कवि सम्मेलन पढ़े, 2 किताबें छपी, पॉपुलैरिटी आई, आपको उसके बाद थोड़े दिन के लिए अगर फरामोश कर दिया गया किसी भी कारण से, तो आप अवसाद का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, गोशा नशीन हो जाते हैं और पढ़ना लिखना सब बंद कर देते हैं। ये अशोक मिजाज बद्र साहब ने कभी नहीं देखा, मैंने तो कभी नहीं देखा, और मेरे जितने जानने वाले हैं सब यही कहते हैं कि अशोक मिजाज बद्र साहब ने अपना जो मकाम बनाया है वो लेखन के माध्यम से ज़्यादा बनाया है, अपने जो उनकी जहानत है उसके बल पे ज़्यादा बनाया है। मंचीय जो एक शोहरत होती है अस्थायी, मैं उसको अस्थायी कहती हूँ। कुछ लोग मंच पे होते हैं, मंच पे ही ख़त्म हो जाते हैं, मंच पे आते हैं, मंच पे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये जो दस्तावेज़ीकरण होता है अपनी सृजनशीलता का, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आपको आज का मिजाज के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ, साथ ही आपको जन्मदिन की भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज का मिजाज से ही आप देखिए ना, जो उन्वान है, जो शीर्षक है, कभी अभी आदर्श बहुत अच्छी बात करके गए। आदर्श, आपने मुझे आज चौंका दिया है। मैंने कभी आपको वक्ता के रूप में नहीं सुना था, लेकिन आज मैंने देखा कि आप वक्ता के रूप में भी पूरी तरह स्थापित हो सकते हैं। ये आपके यहाँ वो क्षमताएँ हैं, वो सामर्थ्य है कि आप समीक्षा भी लिख सकते हैं और आप इस तरह के मज़ामीन भी लिख सकते हैं, और लोगों पे तो सिर्फ शायरी में मकाम ना हासिल करके आप इस पे भी लगातार आप अपना बढ़ते जाइएगा। बहुत अच्छा आपने पढ़ के आए। सबसे ज़्यादा ये होता है कि बिना पढ़े बोलने वाला अलग समझ में आ जाता है, मुताला करके बात करने वाला अलग समझ में आ जाता है। तो ये अध्ययनशील भी हैं, इस बात की बहुत खुशी है मुझे। और जब इनकी शुरुआत, इनका सफ़र मैंने शुरू से देखा है, एकदम जो शुरुआत थी वहाँ से मैंने देखा है। तब हम और मिजाज साहब दोनों इनको डरते रहते थे कि देखो मुशायरों के चक्कर में मत पड़ जाना, क्योंकि वहाँ फिर वो एकदम से वाहवा और दाद और इसमें ना एकदम भ्रमित सा हो जाता है जो शायर होता है नौजवान, तो फिर उसको नहीं समझ में आता कि इससे भी बेहतर कोई चीज़ और है क्या। तो उस चमक दमक, उस ग्लैमर, ठीक है, मैं पहले भी ये कहती थी कि ऐसा नहीं कि हम मुशायरे नहीं पढ़ते या मुशायरे दूसरे शायर नहीं पढ़ते, सब पढ़ते हैं। उसकी चमक दमक से अपना ये वाला पोटेंशियल ख़त्म नहीं करना है। उसी की मिसाल मैंने कहा कि अशोक मिजाज बद्र जी हैं, पैरेलल चलते हैं, दोनों तरफ चलते हैं। मंच पे भी वो मकबूल हैं मिजाज साहब, और लेखन में भी उनकी हर किताब मकबूल भी है। जैसा कि अभी सुजाता जी ने भी और सब ने बताया कि उनके यहाँ की जो शायरी है, कितने भी शोबे हैं ज़िंदगी के, विभिन्न क्षेत्र हैं, उन्होंने हर जगह कवर करने की कोशिश की है अपने अशार के ज़रिए। एक ज़माना था जब शायरी को ये कहा जाता था कि ये सिर्फ हिजरो विसाल और जुल्फ़ और रुखसार की बातें इसमें की जाती हैं, लेकिन वो दौर गुज़रा और अब ये हुआ कि गज़ल का कैनवस बहुत बड़ा हो गया। और वो इसलिए हुआ कि लोगों में एक जागृति आई कि इंसान कब तक हिजरो विसाल और जुल्फ़ और रुखसार के चक्कर में पड़ता रहेगा। हर सृजन का साहित्य अपने आप में ही वो है कि जिसमें हित छुपा हुआ है, तो शायरी उससे अछूती क्यों रहनी चाहिए। शायरी भी बामकसद होनी चाहिए, उसका भी एक उद्देश्य होना ही चाहिए। जब ये बात हुई तो ये अपने उस अति सौंदर्य बोध
बोध निरस्त योग्य नहीं है, निरस्त करने योग्य नहीं है, क्योंकि हिंदी साहित्य हो या उर्दू साहित्य हो, उसमें सौंदर्य बोध का और लालित्य का, श्रृंगार का अपना महत्व है, उसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन वही हावी हो जाए, बाकी जो साहित्य के उद्देश्य हैं वो पीछे चले जाएं या नहीं हो बिल्कुल, तो शायरी किसी पागल का अनर्गल प्रलाप नहीं है, उसको बामकसद होना चाहिए। इसलिए इसमें इतने विषय आए और उनका स्वागत हुआ। जब उनका स्वागत हुआ तो फिर इसका बहुत बड़ा कैनवस तैयार हुआ। तो जो आज का यूथ है, आज का युवा जो है, वो क्यों शायरी की तरफ इतना आ रहा है। और दो हिस्से में देखा है मैंने, नए बच्चे जो शायरी कर रहे हैं, एक वो उस तरफ भागते जा रहे हैं जैसे रेख्ता की एक भीड़ है, और रेख्ता की भीड़ में उन्हें नहीं पता कि सामने वाला शायर जो है वो क्या पढ़ रहा है, एक दीवानगी का आलम है, और भागे जा रहे हैं, भीड़ तंत्र है पूरा, वाह वाह, बस उन्हें दाद देनी है, वाह वाह करना है और बस आ जाते हैं। क्या हासिल किया? अगर हम उनसे पूछें कि इस शायर की शायरी से आपको क्या सीखने को मिला या क्या हासिल हुआ, तो शायद एक भी जो वहाँ श्रोताओं में बच्चे होते हैं वो बता पाएँ कि उन्हें क्या हासिल हुआ। आप मिजाज साहब की शायरी पढ़िए, उस भीड़ में नहीं जा रहे वो रेख्ता में, लेकिन उनका शेर याद रहने वाला रहेगा लोगों को। जैसे आदर्श ने आज कितने शेर उनके शायद बिना देखे ही पढ़े हैं सारे। तो ये जो शायरी की खुसूसियत है ना, ये भीड़ तंत्र का हिस्सा होने से नहीं होती। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने आपको बताई वो ये है कि शायरी का, गज़ल का कैनवस बहुत बड़ा हो गया और हम सब लोगों को इस कैनवस को मेंटेन रखना है। मैं अशोक जी के कुछ शेर पढ़ रही हूँ। ज़रा से लफ्ज़ों के पीछे छुपा बहुत कुछ है, लिखा तो कम ही है हमने, कहा बहुत कुछ है। या फिर वो कहते हैं, हुनर के नाम कुछ भी जिन्हें नहीं आता, वो ढेर सारे पुरस्कार लेके बैठे हैं। कुछ इबादत के लिए आते हैं, बाकी सब लोग गम सताते हैं, सो आते हैं, चले जाते हैं। क्या सादा ज़बान, एकदम डिक्शन देखिए आप, यूँ तीर की तरह लगता है और कहीं कोई क्लिष्टता नहीं। ये सबसे बड़ी खुसूसियत है आपके यहाँ कि कहीं अटकते नहीं आप उसके अर्थ को। एक बात और कही जाती है शायरी के और गज़ल के बारे में कि ये इशारे और कनाए की ज़बान है, यानी ये इसको संकेतों की भाषा कहते हैं। तो मैं अक्सर ये कहती हूँ अशोक भाई कि इशारे कनाए की भी एक हद होनी चाहिए। जैसे अभी सुजाता और बाकी लोग में एक बात हो गई कि ये बेटी के लिए है कि महबूबा के लिए है, तो आजकल लोग बराह रास्त डायरेक्ट शायरी करने लगे हैं। इशारे कनाए थोड़े से प्रतीक और ये जो सिंबल्स होते हैं ये थोड़े पीछे जा रहे हैं। मैं उसको एक अच्छा संकेत मान रही हूँ, क्योंकि कई बार जो आप कहना चाह रहे हैं वो पहुँच ही नहीं रहा और लोग उसे अपने हिसाब से करके आए दिन कभी उसे सियासी शेर कह देते हैं, कभी कुछ कह के, कभी तो कई बार तो वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाते हैं, एक्सेप्ट हो जाते हैं, कई बार वो रिजेक्ट हो जाते हैं कि ये तो आपने सियासत पे कहा था। भाई हमने सियासत पे नहीं कहा था, हमारा इशारा उधर था। तो उस इशारे से बाजी आ जाते हैं ना, सीधे सीधे बात कर लेते हैं। हाँ, उस बराह रास्त शायरी में भी गज़ल का जो तगज़्ज़ुल की बात हो रही थी, खूबसूरती, आप किन लफ्ज़ों को शेर बना रहे हैं और शायरी बना रहे हैं, उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अपनी गज़ल की खूबसूरती जैसे आपने अंग्रेज़ी के लफ्ज़ों का भी इतना खूबसूरत इस्तेमाल किया है, लेकिन ऐसे ही रख नहीं दिया कहीं से भी लाकर, उसे शायरी बनाया, उसके अंदर वो फिट हुआ, ऐसा नहीं लग रहा थोपा हुआ सा शब्द हो जैसे। तो ये कुछ थोड़ी सी बातें बहुत हो सकती, लेकिन वक्त की कमी है। मुझे आपने आमंत्रित किया मुख्य अतिथि के रूप में, मैं इसके लिए हिंदी विभाग का और आप सबका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।